तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 कविता नंबर 3। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे आपको जो है इसका जीवन परिचय, उसके बाद में इनकी दो कविताएं हैं इसकी जो है लेखक की कुंवर नारायण की। पहली है कविता के बहाने, दूसरी है बात सीधी थी पर। तो ये दो कविताओं की हम व्याख्या करेंगे और जीवन परिचय, दो चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके जो है बाकी के क्वेश्चन आंसर या जो भी कुछ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको लिखी हुई मिलेगी। वीडियो देखनी है वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और लिखे हुए का लिंक मिलेगा। लिखे हुए में आप व्याख्या या फिर जो भी चीज़ें देखनी है वहाँ पे एक ही लिंक है, जाके डायरेक्ट देख सकते हो। अब चलो शुरू करते हैं। इसको जो बताना था मैंने बता दिया है। कुंवर नारायण इसके लेखक हैं, जो कि ये वाले हैं, ये फोटो है उनका। इनका जन्म हुआ था सन 19 सितंबर 1927 को, उत्तर प्रदेश। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, हरियाणा बोर्ड से अगर कोई स्टूडेंट है तो इसमें इस वाले पोर्शन से जीवन परिचय आता है उनका। सो आप जो है देख लेना कौन कौन से जो है जीवन परिचय। अब की बार 2021 का जो है सिलेबस थोड़ा सा कम किया गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी हाँ, अगर किसी और टाइम में आप वीडियो देख रहे हो तो जीवन परिचय को जरूर से कंसीडर करना। बाकी मैं इंपॉर्टेंट जीवन परिचय से अलग से बना दूंगा उनके लिए। तो जीवन परिचय इसी वाले पोर्शन से आते हैं, आपके नहीं पता हो तो कुछ स्टूडेंट्स को, तो इनको अच्छे से पढ़ना थोड़ा। 19 सितंबर 1927 को, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 में लिखी थी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों का आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। ये कुछ रचनाएं हैं इनकी। प्रमुख पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमरान आसान पुरस्कार, ये तो मैंने पहली बार सुना है, कभी आया नहीं एग्जाम, मतलब दूसरे लेखक को मिला नहीं क्या ये शायद। व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पे इसकी कुछ फेमस लाइनें हैं। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। अब देखो यहाँ पे गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। अभी देखो पहले बता देता हूँ, इसमें समझाने का कुछ होता नहीं है जीवन परिचय में, सिर्फ पढ़ने का होता है। व्याख्या करेंगे तो उसमें समझाएंगे यार। इसमें थोड़ी बहुत लाइनें जो होंगी बताने को बता दूंगा मैं साथ के साथ। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियों और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षा भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रच कर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनके कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज और है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक मैं कंफ्यूज हो गया इस वर्ड में। व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा के से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों से के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, आपको ये तो था जीवन परिचय कुछ जो कि ज़्यादा कुछ था नहीं, और हाँ एग्जाम में बहुत ही कम आता है, ये ज़्यादा आता भी नहीं है। अब देखो यहाँ से जो है आपको पता लगेगा, जो नीचे आप व्याख्या करोगे उसमें क्या है, क्या हिडन मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेगा उसमें। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं लिखी जा रही हैं। पहली कविता है कविता के बहाने,
जो है इन दिनों संग्रह से ली गई है। ये संग्रह का नाम है इन दिनों, इसमें से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आंशिक आशंकित है। शक है कि यात्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। क्या क्या मिलेगा इसमें आपको? एक चिड़िया मिलेगी, एक फूल मिलेगा और वहां से लेके भी बच्चे तक की यात्रा आपको देखने को मिलेगी। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, यानी कि वो भी खत्म हो जाएगा। चिड़िया भी एक लिमिट तक उड़ सकती है, लेकिन बच्चे के सपने जो है वो असीम हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत और वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना क्या मिलेगा इसमें? इसमें देखो 3 चीजों का जिक्र आएगा, एक चिड़िया का, फूल का और बच्चों का। यहाँ पे चिड़िया एक लिमिट तक उड़ सकती है, फूल भी लिमिट तक रहेंगे, उसके बाद टूट जाएंगे। लेकिन जो बच्चे हैं वो, उनकी जो लिमिट है, उनके जो सपने हैं, उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, उसको नापा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अगर उसमें कोई लिमिटेशन आती है तो वो खुद ब खुद टूट जाएगी, वो चाहे घर में लिमिटेशन हो या फिर भाषा। उसी प्रकार जो है अगर भाषा में कहीं पे ऐसा हो रहा है तो भाषा की भी लिमिटेशंस टूट जाती हैं। अब देखो दूसरी कविता, बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं, जो इसमें से कोई दूसरा नहीं, ये जो है नाम है संग्रह का, इसमें से लिया गया, कोई दूसरा नहीं। पहले वाली किसमें से ली गई है? इन दिनों। ये और दूसरे वाली कोई दूसरा नहीं, संग्रह से संकलित है। कविता के में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। पेंच समझते हो ना, जो नट बोल्ट होते हैं उनको बोला गया यहाँ पे पेंच, समझ जाओ बस। हिंदी है तो हिंदी रहेगी, कुछ सोचेंगे पता नहीं ये पेंच क्या होते हैं, दाव पेंच ना, कंफ्यूज मत होना। ये पेंच वो होते हैं जो व्हीकल्स को बांधने या फिर लोहे के फ्रेम्स वगैरह में भी यूज किए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं। ये यूज नॉर्मल सी चीज है, पता होनी चाहिए। नट बोल्ट जिसको बोलते हैं, समझ जाओ बस। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब में भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ ही हो जाता है। यानी कि जब आप लिख रहे हो तो शब्दों का भाव बहुत महत्व रखता है, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। अब देखो पहली कविता, तो अभी शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। और व्याख्या में जो है पहला पैरा आता है हमारे पास। कविता है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। वाह भाई वाह, क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है लेखक, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कि चिड़िया जो है, चिड़िया की उड़ान होती है, उसी प्रकार जो है कविताओं की भी उड़ान होती है। भाव समझो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे मतलब चिड़िया तो एक बहाना है, जैसे चिड़िया उड़ती है ना वैसे ही कविताएं भी उड़ती हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कविता की उड़ान को चिड़िया क्या जाने, चिड़िया तो एक लिमिट तक जाएगी, उससे ऊपर जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, नीचे आ जाएगी वापिस से। लेकिन कविता जो है वो उसकी लिमिट नहीं होती, वो कभी भी फेमस हो सकती है, कहीं भी और किसी भी समय फेमस हो सकती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसने नहीं बताया, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट हाँ मैं बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है लेखक हमको। लेखक बोलना चाह रहा है जो कविताएं हैं ना लिखी जाती हैं, एक बार लिख दी बस, उसके बाद में वो फेमस होती जाती हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, शायद आप ही की बुक में है, तो उसको अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। अब राम के बारे में बताया गया है, राम की कहानी कविताओं में जिक्रित है। सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो पता ही नहीं कब पैदा हुए, मतलब टाइम वाइम का तो छोड़ो, आप बीसी में लिखे होते हैं, उनके डेट भी मतलब
100,000, बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत गया उनको, इतने सालों बीत गए। तो अब जो है वो इतने साल बीतने के बाद भी आप पढ़ रहे हो ना उनकी कविता को, क्या वो कविताएं फेमस है इसीलिए पढ़ रहे हो, या फिर आपको पढ़ाया जा रहा है इसीलिए पढ़ रहे हो? दोनों ही चीज़ें हैं, आपको पढ़ाया भी जा रहा है और वो कविताएं आज भी चर्चित हैं, फेमस हैं, इसीलिए आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो वही बात कर रहा है लेखक यहाँ पे कि चिड़िया की एक उड़ान होती है, लेकिन उस प्रकार जो है जो कविता है उसकी भी अपनी उड़ान होती है। अब कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है। बाहर बाहर भीतर इस घर, देखो भाषा शैली समझ जाओ, बस हिंदी भाषा है मतलब ऑलमोस्ट, तो खड़ी बोली भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब मैंने कई सारी कविताओं में इस चीज़ के बारे में बताया है कि जहाँ पे आपको हिंदी जैसी फीलिंग आ जाए ना, हिंदी है ये तो समझ जाओ कि वहाँ पे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब देखो, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, अब चिड़िया क्या जाने। देखो बाहर भीतर जो कविताएं हैं वो बाहर भी फेमस, जैसे चिड़िया होती है ना, बाहर जाएगी अंदर जाएगी, कभी इस घर जाएगी कभी उस घर जाएगी, वैसे ही कविता भी होती है, कभी बाहर फेमस हो जाएगी मतलब अपनी कंट्री में लिखी है, दूसरे देश में फेमस हो गई, कभी अपने देश में फेमस हो गई, कभी कुछ हो रहा है, तो बाहर भीतर हर जगह वो फेमस होती जाती है, कभी इस घर कभी उस घर, ऐसे इस तरीके से वो फेमस होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता को जो है जैसे चिड़िया को पंख लगे होते हैं वैसे कविता को भी पंख लग जाते हैं, किसके लिए? उड़ने के लिए, यानी कि वो भी दूर दूर तक फैलने के लिए उसको भी पंख लग जाते हैं। अब वो चिड़िया क्या जाने, उस बात को चिड़िया क्या समझेगी। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ये फूल देखो कितना, मतलब चलो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, बन गया। चलो, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। देखो सेम भाव मिलेंगे आपको, फीलिंग देखना सेम मिलेगी। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब पहले किसकी बात कर रहे थे? चिड़िया की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं फूलों की। अब फूल की विशेषता क्या होती है? फूल की खासियत होती है महकना। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जिस प्रकार फूल खिलते हैं कविता भी उसी प्रकार से महकती है, उसके शब्द जो है वो मतलब महकते हैं, वो बोलते हैं कुछ, और वो जो है भाव वो कीमती होते हैं बहुत ज्यादा। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल की खुशबू है, थोड़े से टाइम रहेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन कविता की जो खुशबू है वो अनंत काल तक रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। वो समझ ही गए ना क्यों खत्म नहीं होगी, जैसे मैंने कविताओं के कुछ उदाहरण दिए थे वो आज भी पढ़ी जा रही है, क्योंकि वो खूबसूरत है, उनको जो लिखा गया है जिस अंदाज में वो बढ़िया लगता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसकी वजह से आपको ये ऐसी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। हाँ, आपको तो यही पता है कि व्याख्या करनी है और ये पेपर में आएगी, पास हो जाओ, वही बस जिंदगी पास, नहीं तो कुछ नहीं, मतलब फिर तो काम का ही आएगी, वैसे भी आती नहीं है। और काम मतलब जिसका इंटरेस्ट हो उसके लिए मजेदार है, जिसका नहीं है तो उसके लिए बेकार ही होती है ये चीजें। अब बाहर भीतर, बाहर भी जो है महकती है कविताएं, अंदर भी महकती हैं, इस घर उस घर मतलब इधर उधर हर जगह चलती है वो, बिना मुरझाए महकने के माने, अब फूल क्या जाने। अब देखो बिना मुरझाए यानी कि वो मुरझाती तो है नहीं, जो बातें हैं जो भाव हैं जो मजा है उनको पढ़ने का वो कभी खत्म नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता, उस बात को फूल क्या समझेंगे। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर है बच्चे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता क्या है? एक खेल है, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही कविता के साथ भी हमें खेलना होता है, लिखने वाले को सिर्फ खेलना होता है। बाहर भीतर, बाहर कभी भीतर, मतलब खेलते रहो बस। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने हैं। अब देखो यहाँ पे, अब तक तो हम क्या सुन रहे थे, चिड़िया जो है, चिड़िया क्या जाने कविता में क्या है, फूल क्या जाने कविता में क्या, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही कविता में भी शब्दों के साथ खेला जाता है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। यहाँ पे जो है क्या करते हैं बच्चे, जब खेल रहे होते हैं तो कभी इस घर में चले जाएंगे कभी दूसरे के घर में, ऐसे इधर उधर सब घर को एक कर देते हैं, यानी कि वो सारी टेरिटरी या फिर जो भी इलाका है वो सब अपना है, जहां मन करे भाग जाओ छिप जाओ, जो भी खेल रहे हो तुम। तो वही बात हो रही है कि उस चीज को, उस भाव को बच्चे ही जानते हैं, ठीक है, कविता नहीं जानती, बच्चे जानते हैं उसको। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, आसान सी व्याख्या थी, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें समझाने को। अब देखो अगले वाला, बात सीधी थी पर टेढ़ी हो गई क्या? चलो देखते हैं टेढ़ी हुई या सीधी रह गई हो।
बात सीधी थी, बात तो सीधी सादी सी थी जो मेरे को बताना था, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब देखो बात तो सीधी थी, सीधी सादी बात थी, जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, बात तो बिल्कुल आम सी थी, कुछ ज्यादा खास था नहीं उसमें। लेकिन अगर जब मैं उसको पेज पे उतारने लगा ना, भाषा के चक्कर में, जब भाषा होती है जैसे इन्होंने जो है भाव वाव कुछ बनाते हैं, इनकी तुकबंदी वगैरह कुछ कुछ होती है, तो उसके चक्कर में वो टेढ़ी हो गई, मतलब फंस गई, वो अटक गई, वो बता ही नहीं पा रहा मैं उसको एक्सप्लेन, जो भाव देना चाह रहा था मैं वो भाव नहीं दे पाया, जरा टेढ़ी फंस गई, मतलब वो थोड़ी सी तिरछी हो गई, वो अजीब से ढंग से अटक गई, वो पेचीदा हो गई, वो मुश्किल हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि देखो, भाषा समझ रहे हो ना, खड़ी बोली भाषा यहाँ पे बहुत आसान है, कुछ ज्यादा खास है नहीं समझाने को। और अब देखो यहाँ पे उसे पाने की कोशिश में, किसको पाने की कोशिश में, जो वो लाइनें लिख रहा था ना, जो बातें बता रहा था, उसको पाने की कोशिश में, वो फीलिंग पाने की कोशिश में, उस भाषा को, शब्दों को उलटा पलटा, उसमें मतलब तत्सम तद्भव पता नहीं क्या क्या डाल दिया उसने, मतलब घमासान युद्ध मचा दिया उधर ही, तोड़ दिया मरोड़ दिया, घुमा फिरा दिया, अक्सर आगे पीछे कर दिए, सब कुछ करके देख लिया। वो चाह रहा था या तो बात बन जाए जो वो बताना चाह रहा है, या फिर वो उससे निकल जाए, मतलब भाषा से बाहर निकल जाए, मतलब उसका जो भाव है वो तो कम से कम समझ में आए। अगर वो ही समझ में आएगा तो फायदा क्या उस कविता को लिखने का। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जब ये हुआ ना, जब मैंने किया आगे पीछे किया, तो बात और टेढ़ी हो गई, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो बिल्कुल उसका भाव ही बदल गया। अब देखते हैं क्या होगा, क्या वो कर पाएगा। ये क्या है, हथौड़ी और बात, चलो देखते हैं। ये मीम टाइप का बना रखा है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, मैंने शांति से, होता ना अगर आप टेंशन में पड़ गए, मतलब कुछ पंगे में पड़ गए, तो आप क्या करोगे, आराम से बैठोगे और सोचोगे कि करना क्या है मेरे को। लेकिन इस लेखक भाई साहब ने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, इसने किसी का इंतजार नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा लग गया कि हाँ ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कुछ तो होगा। अब उसको समझा तो उसने है नहीं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना आराम से, मैंने उसको जो मुश्किल आई थी उसको समझा नहीं, मैं पेज को खोलने की बजाय, जिस प्रकार जो है एक पेज को खोला जाता है, उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, उसको मैं कस रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो मैं ये काम कर रहा था ना, जो मैं भाषा के साथ भाषा को और टेढ़ा टेढ़ा करता जा रहा था, मतलब अजीब ढंग से, मतलब उसके फीलिंग और गहरी गहरी होती जा रही थी, और वो उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैं देना चाह रहा था वो मिल ही नहीं रही थी, मतलब शब्द ऐसे डाल दिए मैंने उसमें कि उसके जो भाव बनाने वाले के पसीने छूट जाए। अब जो है लेखक को ये चीज मतलब मुश्किल होती जा रही थी लेखक के लिए कि करूँ तो करूँ क्या। अब देखो करता क्या है लेखक, साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब तमाशबीन क्या होते हैं, जो लोग होते हैं मतलब इनके सुनते उनते हैं, पढ़ते हैं इन कविताओं को, तो जिनको उनका आइडिया नहीं होता, जिनको बस मेरी तरह तुकबंदी बनानी होती है, मजे लेने होते हैं, कविता पढ़ो मौज करो। अब जो है देखो, मेरे को कविता पढ़ने का कोई ऐसा तो है नहीं कि शौक है, मेरे को मजा आता है भाई कविता पढ़ो चलो मौज करो, ऐसा नहीं होता। कुछ एक को आता होगा, मेरे को नहीं आता ऐसे कविताएं पढ़ने में। लेकिन हाँ आपको तो पढ़नी पड़ेगी, पेपर देना आपको। अब जो है यहाँ पे बोल रहा है तमाशबीनों की शाबाशी और वाह, जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है कविताओं में क्या फीलिंग होती है क्या नहीं होता, तो उनकी वाह वाह शाबाशी तो मिलेगी कम से कम। वो मेरे को साफ सुनाई दे रही थी कि तूने ऐसा कचरा बना दिया है जो मतलब बेवकूफ आदमी पढ़ेंगे और उनको वो तेरे को शाबाशी देंगे ही देंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, वही हो गया, वो कांड हो गया जो जिसका डर लग रहा था मेरे को। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मरना मतलब समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे नट की बात हुई थी ना पेंच की, तो पेंच के अंदर जो है वो नट बोल्ट वाला सीन होता है ना, उसकी चूड़ी मर जाती है वो। तो वही हुआ कि जो पेंच था उसकी चूड़ी मर गई, यानी कि जो बात मैं बोलना चाह रहा था वो खत्म हो गई, वो कचरे के भाव में बिक रही थी, अभी कुछ नहीं मायने बचे उसके, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मैं बोल रहा था ना कि भाषा में मतलब जैसे पेंच की चूड़ी खत्म हो गई, यानी कि बर्बाद हो गया, पेंच कुछ काम का नहीं रहा। अब आप क्या करोगे अगर पेंच खराब नहीं हुआ,
मतलब पेज खराब हो गया, क्या करोगे? लेखक बताएगा हमें क्या करना है मुझे पेज का। वैसे ही जो है इसकी भाषा खराब हो गई, यानी कि उसमें जो बोलना चाह रहा था वो फीलिंग तो बर्बाद हो गई, तो वो भी खराब हो गई, वो बेकार हो गई। भाषा जो भी शब्दों का उसने इस्तेमाल किया, चयन किया, वो खराब हो गई, वेस्ट हो गए, मर गए वो। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब भाई क्या किया लेखक ने, तभी शायद थोड़ी दिखा रखी है यहाँ पे। अब जो है जैसे क्या होता है, अगर चूड़ी मर जाती है तो हम क्या करते हैं, बोल्ट तो उधर ही है, सीधा नट उठाया और सीधा थोड़े से ठोक दो उसको, बस वो दिखेगा सही सलामत, लेके समझ लो बस क्या सीन है वहां पे। अब देखो वही हुआ कि उसने जो है हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी कि जो शब्द जहां पे पड़े थे पड़े रहो भाई, तुम मेरे से नहीं होने वाला कुछ ठीक, वो कर दिया उसने। तो ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से तो सब मस्त मौला दिख रहा था, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ही ताकत थी, यानी कि जो फीलिंग दे रहा था वो ना तो उसमें फीलिंग थी ना ही उसमें जोश था, जो मैं जोश दिखाना चाह रहा था। जैसे नट में होता है, नट को अब ठोक दोगे तो उसको आप एक हथौड़ी और मारो वो बाहर आ जाएगा, बट हाँ दिख रहा है कि नट लगा हुआ है, उसमें जान है नहीं, उसमें ना तो कसने की ताकत है, कुछ नहीं बचा उसमें। वैसे ही जो है इसकी कविता बन गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वो जो बातें मैं बता रहा था वो जो है जैसे शरारती बच्चा खेलता है वो परेशान कर देता है, वैसे ही वो बात ने मेरे को परेशान कर रखा था। मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, और मैं थक गया यार, ऐसी तैसी हो गई, पसीना पोंछने लगा। तो पूछा उसने, क्या पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कि तुम्हें नहीं पता कि पेंच को कितनी दूर तक ही कस सकते हैं हम। तो वैसे ही जो है यहाँ पे इसने, भाषा ने उससे पूछा कि क्या तुमने जो है भाषा को कभी जो है सहूलियत से, यानी कि शांति के साथ में सही शब्दों का चयन करना कभी देखा नहीं, सीखा नहीं? क्या तुमने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली? पता नहीं लेखक ने ली थी कि नहीं ली थी, आप कमेंट में बताओ कि या ली थी या नहीं ली थी। बाकी हाँ कविता इंटरेस्टिंग थी, मजा आया मेरे को पढ़ा के, और आपको पढ़ने में मजा आया हो तो भाई बिल्कुल से लाइक कर देना अभी। हाँ बहुत ही कम बोलता हूँ मैं लाइक के लिए, बाकी कर दो अगर मन कर रहा है, शेयर कर देना। हाँ खत्म करते हैं वीडियो को। इसके जो है बाकी आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, व्याख्या, सब कुछ जो है लिखी हुई मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक चेक कर लेना, एक ही लिंक है, ज़्यादा झमेला मैं पालता नहीं, तो उधर सब कुछ मिल जाएगा आपको, और बाकी के चैप्टर्स का सॉल्यूशन भी उधर ही मिलेगा। वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना जरूर से, क्योंकि अगर मैं अपडेट दूं और आपको ना पता लगा फिर क्या होगा रे बाबा। चलो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट टाइम पे मिले आपको बिल्कुल से।